नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर में सड़क किनारे लगे सूखे पेड़ों में दीमक लग गई है, जिससे खोखले पेड़ किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहे हैं। दीमक लगे पेड़ों को सड़क पर से हटाया जाए तो बड़ा हादसा टल सकता है। न जाने कब इनको हटाने की कार्रवाई होगी। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। प्रदेश में चल रहे सड़क सुरक्षा माह के तहत चूरू एसपी जय यादव के निर्देशन एवं तारानगर डीएसपी रोहित सांखला के सुपरविजन में तारानगर क्षेत्र की साहवा पुलिस ने क्षेत्र के भामाशाहों के सहयोग से हेलमेट वितरित किए। थानाधिकारी अलका बिश्नोई ने कहा कि जिन बाइक चालकों को हेलमेट दिए गए हैं वे सभी हेलमेट लगाकर ही बाइक चलाएं। एसएचओ बिश्नोई ने सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों की जानकारी देते हुए कहा कि हमारा जीवन अनमोल है, सड़क सुरक्षा व यातायात नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाएं। तारानगर से बुधराम वर्मा की रिपोर्ट। नगर परिषद खेरथल इन दिनों बेवजह राजनीतिक अखाड़ा बना हुआ है। स्थानीय मीडिया में छपी मिथ्या खबरों के बाद से ही गफलत फैल रही है। आखिरकार न्यूज 21 की इन्वेस्टिगेशन में स्थानीय मीडिया में छपी खबरों की पोल खुली है। पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक प्रभुता का टकराव हो रहा है। राजनीतिक द्वेषता परिषद कर्मचारियों पर भारी पड़ रही है। खेरथल से मोहम्मद शकील की खास रिपोर्ट। शुक्रवार रात्रि को बीकानेर नोखा से बीकानेर जाने वाले सड़क मार्ग पर बुद्रो की ढाणी शर्मा होटल के पास सड़क पर चल रही एक गाड़ी में आग लग गई। गनीमत रही कि गाड़ी में सवार लोग पहले बाहर निकलने में कामयाब हो गए, अन्यथा बड़ा हादसा घटित हो सकता था। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। बीकानेर जिले के जामसर थाना क्षेत्र के बदरासर गांव में गुरुवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। खेत में बनी पानी की डिग्गी में डूबने से देवर भाभी की मौत हो गई। मृतकों की पहचान बिरबल सिंह पुत्र शैतान सिंह राजपूत और पूनम कंवर पत्नी कालू सिंह राजपूत के रूप में हुई है। घटना बदरासर के चक 3 बीएचएम की है, जहां गुरुवार देर रात डिग्गी में डूबने की सूचना पर जामसर थानाधिकारी रवि कुमार मीणा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर अलसुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरे से वाहन चालकों को वाहन चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ा एवं यातायात भी प्रभावित नजर आया। जिला मुख्यालय के बजरिया सर्किट हाउस रोड पुराना शहर क्षेत्र कोहरे से लिपटा रहा। इस दौरान हल्की बारिश की भी संभावना बनी हुई है। सवाई माधोपुर से राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। बीकानेर से खबर है, जहां लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और सामाजिक संस्थान खिदमतगार खादिम सोसाइटी और असहाय सेवा संस्था के सेवादारों की मदद से शव को पीबीएम मोर्चरी में रखवाया गया। शव की पहचान नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि सर्दी के सितम से मौत हुई है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज बीकानेर की प्राचार्य डॉक्टर गुंजन सोनी ने शुक्रवार को अफवाह एवं भ्रामक सूचना वायरल होने को लेकर अधिकृत जानकारी देते हुए बताया कि कॉलेज के 10 डॉक्टर्स एचआईवी पॉजिटिव वाली सूचना एकदम गलत है। प्रिंसिपल ने कहा कि इस तरह की अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर सोनी ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि भ्रामक जानकारी पर विश्वास नहीं करें। इस सूचना में किसी भी प्रकार की कोई सत्यता नहीं है। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। साइबर शील्ड अभियान के तहत जयपुर पश्चिम पुलिस ने एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप के निर्देशन में प्रदेश में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। साइबर ठगी के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस ने 30 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 बाल अपचारी भी शामिल है। मामले पर एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप व डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने क्या कुछ जानकारी दी, देखिए जयपुर से इस रिपोर्ट में। ये कालवाड़ में जो मॉड्यूल बस्ट हुआ है उसमें 3 ऐसे लोग गिरफ्तार हुए हैं जो करीब 6ठी-7ठी क्लास तक पढ़े हुए, जो नकली बाबा बन के लोगों को मौलवी बनकर और इस तरह की ठगी कर रहे थे, ताकि लोगों को वशीकरण के प्रभाव से वो जो मनचाही मुराद मांगे वो पूरी कर ली जाए। उस मॉड्यूल को बस्ट करके उनको भी गिरफ्तार किया गया। श्रीलंका से भी ट्रेनिंग लेके कुछ साइबर ठगाए थे, उनको भी पकड़ा गया। ये जो हमने बिंदाइका में मॉड्यूल बस्ट किया, बिंदाइका में 2 अलग अलग कॉल सेंटर के बड़े मॉड्यूल बस्ट किए गए। उसमें 2 लोगों ने अभी श्रीलंका में ट्रेनिंग ली थी, जिनके पासपोर्ट इत्यादि जब्त किए गए। किस तरह की ट्रेनिंग करने गए थे, किसने फैसिलिटेट किया था, उस पर अभी अनुसंधान जारी है। सर, ये जो लोग गिरफ्तार किए गए थे इनका बैकग्राउंड क्या है सर? इनको पता था कि इस तरह का काम कराया जा रहा है, कॉल सेंटर में कई लोग चलाते हैं? ये सभी को ध्यान था, क्योंकि जो हमने आपको फुटेज भी हम लोग लाइव फुटेज जब हमने रेड की कार्रवाई की आपको शेयर करेंगे। जब हमने लाइव रेड की तो 2 सेंटर्स पे तो लाइव बैटिंग चल रही थी, तो इसमें एक भी ऐसा मुलजिम नहीं था जिसे एक ध्यान नहीं हो कि कोई फर्जी कॉल सेंटर में कार्य कर सकते हैं। जितने भी इस तरह के गिरोह एक्टिवेट थे वो सारे बंद कमरों में कार्य कर रहे थे, ताकि आस पड़ोसियों को भी ध्यान नहीं हो। कहीं भी परमानेंट कोई ऑफिस का स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया कि वो बाहर से ऑफिस लगे। रेजिडेंशियल इलाके में एक बंद जगह पर, ताकि बाहर के लोगों को शक नहीं हो, इस तरह का मॉड्यूल चल रहा है।
सर सरगना हीरो के सरगना जो है सर, इनका सर पहले भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और भी इस तरह की चीजें करती वो अभी खंगाला जा रहा है। साथ ही जो जैसे हमने जो करधनी में जो मॉड्यूल बस्ट किया, उसमें करधनी में लगभग 4 मॉड्यूल बस्ट हुए हैं, उनके एक दो लोग ही गिरफ्तार हुए हैं अभी। करधनी के ही एक मॉड्यूल में एक व्यक्ति के पास में लगभग 100 के आसपास म्यूल अकाउंट्स मिले जो साइबर फ्रॉड करने वाले लोगों को उपलब्ध करवाता है। तो कई सारी चीजें जो आगे अनुसंधान के क्रम में सामने आई, और भी गिरफ्तारियां देखने को मिली। बिल्कुल देखने को मिली। ध्यान में है, पुलिस मुख्यालय के द्वारा पूरे राजस्थान में साइबर शील्ड अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि जो साइबर फ्रॉड हो रहे हैं उससे जुड़ी हुई गैंगों को, उससे जुड़े हुए ऑनलाइन सेंटर्स को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। इस क्रम में पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम ने श्री अमित कुमार जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं। इन्होंने बहुत डिटेल में स्टडी करके उनके क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर इस तरह की गैंग्स ऑपरेट हो रही थी उनके विरुद्ध एक टीम बना करके कार्रवाई प्रारंभ की। इस टीम में उन्होंने अपने जिले के उन थानों को चिन्हित किया, थाना अधिकारियों को टीम में शामिल किया, जिसमें कि हरमाड़ा है, करनी विहार है, करतनी है, विंदायका है, कालवाड़ है। इन थाना अधिकारियों को और अपनी डीएसटी स्पेशल टीम को लेकर के और खुद की जो साइबर सेल है उसको लगा करके डिटेल में स्टडी कराएगी कहाँ कहाँ पर इस तरह की कार्रवाइयाँ गैंग्स कर रही हैं, ऑपरेट हो रही हैं, कॉल सेंटर चल रहे हैं। इसको चिन्हित करने के बाद में उन्होंने कल डिटेल में बहुत बड़ी रेड को प्लान किया, जिस रेड में कल 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 2 नाबालिग उन्हें निरुद्ध किया गया और बहुत बड़ी संख्या में साइबर फ्रॉड करने में इस्तेमाल होने वाले सामान को सीज किया गया, जिसमें कि लैपटॉप्स हैं, बड़ी संख्या में मॉनिटर्स हैं, कंप्यूटर की एसेसरीज है और बहुत सारे बैंक की जो चीज़ें होती हैं, एटीएम हुए, बैंक के पासबुक्स हुए, इन सबको सीज किया गया। यहाँ पर 2-3 तरीकों के फ्रॉड करने की जो कार्रवाई थी वो चल रही थी, जिसमें कि पहली कार्रवाई थी नकली बाबा बन करके लोगों को बेवकूफ़ बना करके पैसे ठगने की कार्रवाई। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग थे जो कि ऑनलाइन गेमिंग चलती है, आप सभी भी इससे वाकिफ होंगे कि ऐप बना करके ऑनलाइन गेमिंग करने की कार्रवाइयाँ लोग करवा रहे हैं, जिसमें कि व्यक्ति पैसा लगाता है, उसे ये उम्मीद दी जाती है, उसे ये बताया जाता है कि बहुत जल्दी अपना पैसा आप दुगना कर सकते हैं, 3 गुना कर सकते हैं और वो लगातार अपना पैसा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से देता रहता है। ये 2 मेन मोडस ऑपरेंडाई थे जो कि कल इन्होंने क्रैक किए। इस पूरी प्रक्रिया में 4 बड़ी गैंगों को इन्होंने ट्रेस किया, उन गैंगों के विरुद्ध कार्रवाई की। कुल मिलाकर के गिरोह अगर हम देखें जो अलग अलग कार्य कर रहे थे, जिसमें कि सिंगल लोग भी अपने गैंग चला रहे थे, तो कुल 8 गिरोह हैं जिनके विरुद्ध कल ये कार्रवाई हुई। कुल 4 बड़े कॉल सेंटर इनके द्वारा इसको ख़त्म किया गया, कॉल सेंटर्स के विरुद्ध कार्रवाई की गई। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं बधाई भी देना चाहूँगा पुलिस उपायुक्त पश्चिम जो अमित कुमार जी, उनकी पूरी टीम है, उसको बधाई देना चाहूँगा। ये पूरी कार्रवाई जो है दिखाती है कि कितने बड़े पैमाने पर इस तरह के फ्रॉड चल रहे हैं और अगर कोई जिला चाहता है, कोई अधिकारी इसमें मेहनत से लगता है तो बहुत बड़े लेवल पर कार्रवाइयाँ की जा सकती है। मैं चाहूँगा कि अमित कुमार हमारे साथ नहीं है, वो बाकी डिटेल आप सभी को शेयर करें। थैंक यू सर। सर बेसिकली ये जो कार्रवाई की गई सर, किस तरह से पूरी प्लानिंग की गई थी, अलग-अलग जगह सर बूम को इधर अलग-अलग सर गैंग है सर, पर्टिकुलर किस गैंग का क्या काम होगी हम सब जानते हैं। ये जैसा कि हमारा पुलिस मुख्यालय का अभियान चल रहा है साइबर से, इस अभियान के तहत ऐसे सारे फ्रॉड करने वाले लोग जो हिंदुस्तान भर में कहीं भी फ्रॉड कर रहे हैं, उनका तकनीकी डाटा MHA और NCRB की अलग अलग साइट्स पर और जो डिजिटल पोर्टल्स हैं उसमें उपलब्ध है। उन सारी तकनीकी आसूचनाओं को इकट्ठा किया गया, मुखबिर तंत्र एक्टिवेट किया ताकि ये सारी सूचनाओं का संकलन ज़मीनी स्तर पे भी किया जा सके। जब ये एक्सटेंसिव होमवर्क करके हमने अपनी साइबर टीम और अपनी जो मौके की टीम है उनके बीच में समन्वय करके कल अल सुबह से हमने रेड करना शुरू की, जिसमें 5 थाना क्षेत्र में ये रेड हुई, जिसमें लगभग 10 टीमों ने कार्य किया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये था कि सूचनाओं को रेड करने से पहले उनको तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाना और उनको मौके पे जाकर उन मुलजिमों की उपस्थिति देखना ताकि कोई भी रेड असफल नहीं हो। कल जितनी भी रेड की गई उसमें कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी मुलजिम भागने में कामयाब रहा। एक सुदृढ़ टीम और सुदृढ़ तकनीकी आसूचना के आधार पर समस्त रेड की कार्रवाई की गई। साथ ही हमें ये ज्ञात था कि जितनी भी रेड की कार्रवाइयाँ और जितनी भी साइबर फ्रॉड के गिरोहों का जितनों का भी पर्दाफाश होगा, हमारे सामने जो प्राइम टास्किंग होगी ये होगी कि इनके बहुत सारे लोग उस वक्त मौके पर नहीं मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं जो साइबर फ्रॉड का पैसा है वो लीकेज नहीं हो जाए। तो हर टीम के साथ में जहाँ भी मौके पर रेड की कार्रवाई हुई,
हमने साइबर फ्रॉड प्रिवेंटिव सेल के हमारे जो सक्षम जवान हैं उनको उनके साथ तैनात किया और उसी वक्त जितने भी संदिग्ध बैंक अकाउंट्स थे उनकी डिटेलिंग करके और उनके ऊपर पर्याप्त होमवर्क करके उनको फ्रीज कराने की कार्रवाई आरंभ हुई। लगभग अभी तक 250 ऐसे संदिग्ध अकाउंटों की पहचान की जा चुकी है, जो आगे और अकाउंट्स की संख्या बड़ी मात्रा में सामने आने की संभावना है। रात भर में ही ये सारा होमवर्क करके लगभग 135 बैंक अकाउंट्स को हमने फ्रीज करा दिया। लगभग 64 यूपीआई वॉलेट्स को अकाउंट्स को हमने फ्रीज करा दिया और 20 एटीएम ऐसे हैं जिनकी अमाउंट्स विद होल्ड कराई गई है। इसके साथ ही हमारे लगातार प्रयास जारी हैं कि इन अकाउंट्स से जो अन्य संदिग्ध अकाउंटों का लेन देन शुरू हो रहा है उनको भी हम फ्रीज करवाएं। सारे अकाउंट्स का अभी तक के आरंभिक अनुसंधान में जो संदिग्ध लेन देन और फ्रॉड की राशि जो अभी तक पाई गई है वो लगभग 30 करोड़ के आसपास अभी तक पाई गई है, जिसमें आगे अनुसंधान में ये रकम और ज्यादा बढ़ने की पूरी संभावना है। प्रतापगढ़ जिले में पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने 57 सहायक उप निरीक्षकों का स्थानांतरण करते हुए नए आदेश जारी किए हैं। यह फेरबदल प्रशासनिक आवश्यकताओं और स्वयं द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्रों के आधार पर किया गया है। एसपी विनीत कुमार बंसल ने बताया कि स्थानांतरण के बाद इन अधिकारियों को पुलिस लाइन से हटाकर जिले के विभिन्न थानों में तैनात किया गया है। कई एएसआई अपनी पदोन्नति के बाद से नई पोस्टिंग का इंतजार कर रहे थे। इस व्यापक फेरबदल का उद्देश्य जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना और पुलिस बल को बेहतर तरीके से संचालित करना है। प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट। डीडवाना कुचामन जिले में पुलिस के द्वारा करीब 5 करोड़ 25 लाख रुपए कीमत का अवैध मादक पदार्थ नष्ट किया गया है। एसपी हनुमान प्रसाद के निर्देशन में डीडवाना कुचामन के 7 थानों के 11 प्रकरणों में जब्त शुदा अवैध मादक पदार्थों 20 क्विंटल 7 किलो डोडा पोस्ट, 580 ग्राम हेरोइन, 540 ग्राम ब्राउन शुगर व 1.7 MDMA को पीर पहाड़ी बीडियाना के पास नष्ट किया गया है। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। पूरे राजस्थान में इन दिनों सड़क सुरक्षा माह चल रहा है। इसके तहत सड़क सुरक्षा नियमों की सभी आमजन को जागरूक करते हुए जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में डीडवाना जिला मुख्यालय पर भी सड़क सुरक्षा माह के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर आमजन को जागरूक किया जा रहा है। परिवहन निरीक्षक ने कहा कि सभी को सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आमजन नियमों का पालन करे तो सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। जालोर जिले के मांडवला में जैन समाज के 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया गया, जिसमें साधुओं के मंगल प्रवेश पर श्रावक श्राविकाओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। जैन समाज के तेजराज जैन ने कार्यक्रम की जानकारी दी। वहीं आचार्य विजय रश्मि रत्न सूरी जी महाराजा के सानिध्य 14 जनवरी को पालित पदयात्रा संगोत्सव आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में जैन संघ के श्रावक श्राविकाएं मौजूद रहे। जालोर ग्रामीण से शंकरलाल चौधरी की रिपोर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में प्लास्टिक मांझा मौत का मांझा बनता जा रहा है। आए दिन मांझे की वजह से हादसे हो रहे हैं। पूर्व में 7 से अधिक व्यक्ति प्लास्टिक मांझे की चपेट में आकर चोटिल हो चुके हैं। फिर भी सरकार प्रशासन द्वारा इस पर कठोर कार्रवाई नहीं कर रही है। मांझे से हो रहे हादसों पर पार्षद कैलाश कटारिया ने क्या कुछ कहा, देखिए डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट में। यह है कि एक तो सरकार बहुत सारे कदम उठाने की योजनाएं तो बनाती है, लेकिन आज तक ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा पाई है जिससे मांझे को पूर्ण तरीके से उसका प्रतिबंध लगाया जा सके। बहुत सारे पुलिस प्रशासन है जो दुकानों में जाकर उनको इस मांझा के बारे में बताते हैं, लेकिन आए दिन ऐसी घटना रोज़ देखने को मिलती है। आज ही के दिन अपने डीडवाना में किसी 11 साल की बालिका के साथ में वापस ऐसी दुर्घटना हुई है जिससे बच्चे का जो कान है वो कट गया है। और पिछले 1 महीने पहले एक लड़के का जो नाक कट गया था, उससे पहले गला कट गया था। इतना प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी हमारे डीडवाना में खुलेआम धूम धड़ाके से जो मांझा है वो बिक रहा है। तो मैं सरकार से और प्रशासन से यही कामना करता हूँ कि ये इस पूर्ण तरीके से पर पाबंदी लगाए जिससे आम लोगों को परेशानी झेलनी नहीं पड़े। बारां जिले में श्री वासुदेव गौ सेवा समिति ने गौ माता को राज्य पशु का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर शुक्रवार को जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में एसडीएम को मुख्यमंत्री और गोपालन मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। समिति के अध्यक्ष मनोज प्रताप ने ज्ञापन में बताया कि प्रदेश में गोवंश की स्थिति लगातार बदतर हो रही है। आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में गोवंश की मौत और घायल होना आम बात बन चुकी है, जबकि गौ माता का खुलेआम सड़कों पर घूमना और बीमार अवस्था में मरना प्रदेश के लिए गंभीर चिंता का विषय है। बारां से ब्यूरो रिपोर्ट। मेरठा सिटी के राम हॉस्पिटल में डॉक्टरों की अनुभवी टीम ने एक जटिल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। गोटन निवासी ओमनाथ, जिनका एक हाथ कंधे के लोक होने के कारण काम करना बंद कर चुका था, अब पूरी तरह स्वस्थ है। मुख्य चिकित्सक डॉक्टर LS राठौड़ व अस्पताल के प्रबंधक राम प्रकाश भानु ने इस उपलब्धि के बाद क्या कुछ कहा, देखिए
मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट में। इसलिए था कि उसका कंधा पिछले 3 महीने से उतरा हुआ था। 3 महीने से उतर के वो लॉक था, इसको लॉक पोस्टियर डिसलोकेशन कहते हैं। लॉक पोस्टियर डिसलोकेशन में क्या होता है कि हमारा जो बॉल होती है शोल्डर की, वो बॉल लॉक हो जाती है। लॉक बॉल का ऑपरेशन थोड़ा जटिल होता है, उसमें चीरा देकर उसको बाहर निकाल के, और जो फंसने के कारण से जो उसमें डिफेक्ट हो गया उस डिफेक्ट को भी भरना होता है। तो ये एक जटिल ऑपरेशन में से एक आता है। ये ऑपरेशन राम हॉस्पिटल में सफलतापूर्वक किया गया था हमारे द्वारा, और इस जटिल ऑपरेशन हमने पहले भी किए हैं। तो मेड़ता में आज की तारीख में राम हॉस्पिटल में जो हम हड्डी के ऑपरेशन कर रहे हैं, वो ऑपरेशन अब से पहले अहमदाबाद या दिल्ली या मुंबई या पूना इस जगह होते थे। अभी हमने एक मरीज का लिगामेंट का ऑपरेशन किया है, उसका एसीएल लिगामेंट टूटा हुआ है, मरीज पूना में था। जब उसको पता चला कि हमारे यहाँ राम हॉस्पिटल में भी ऐसे दूरबीन, जो कि ऑपरेशन दूरबीन से हुआ है, कि हमारे राम हॉस्पिटल में भी दूरबीन से लिगामेंट के इतने जटिल ऑपरेशन होने लगे हैं, तो मरीज पूना से मेड़ता राम हॉस्पिटल आया हमसे ऑपरेशन करवाने के लिए, और अभी हमने उसका सफलतापूर्वक एसीएल का ऑपरेशन किया है। राम हॉस्पिटल में चिरंजीवी योजना के तहत निःशुल्क इलाज सारे ऑपरेशन होते हैं, जबकि औरतों में हमारे पास एसीएल, पीसीएल, शोल्डर ऑर्थोस्कोपी वगैरह सारे दूरबीन द्वारा एकमात्र हॉस्पिटल राम हॉस्पिटल मेड़ता सिटी का, जहाँ पर सारा इलाज दूरबीन द्वारा होता है जी। यहाँ पे राम हॉस्पिटल में चिरंजीवी योजना के तहत सारे ऑपरेशन निःशुल्क होते हैं, जैसे पथरी के हो गए, गुर्दे की बड़ी बड़े स्टोन निकालना, अपेंडिक्स, हर्निया के सारी सर्जरी है जो चिरंजीवी योजना के तहत निःशुल्क होती है। भरतपुर जिले के वैर कस्बे के भोड़ा गांव चारागाह पर अवैध खनन की रोकथाम के लिए धरना दे रहे ग्रामीणों का कहना है कि 25 दिन से शांतिपूर्वक तरीके से चल रहे धरने में देर रात एसएचओ जनक सिंह मय पुलिस जाब्ता के साथ धरना स्थल पर पहुंचे व लाठीचार्ज किया और 9 लोगों को धरना स्थल से उठाकर ले गए। घटना के बाद से ही ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि या तो जिन लोगों को पुलिस प्रशासन ने धरना स्थल से उठाया है उनको धरना स्थल पर सकुशल पहुंचाया जाए, नहीं तो ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। भरतपुर से ब्यूरो चीफ राकेश तंवर की रिपोर्ट। डीडवाना जिला मुख्यालय के राजकीय बांगड़ महाविद्यालय के सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत महाविद्यालय के बाहर के प्रांगण में सखी मेला लगाया गया। मेले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार की स्टॉल लगाई गई, जिनमें करीब 15 प्रकार की स्टॉल लगाई गई। वहीं ग्रामीण प्रवेश के लोगों के द्वारा जो चीज सबसे ज्यादा पसंद आती है, इस दौरान महिलाओं को करीब 16 करोड़ रुपए के निवेश के चेकों का वितरण भी किया गया। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।